फ्लावर अंडर ट्री इज फ्री। सामने वाली कुर्सी पर बैठा अभी अभी वो गा रहा था, मगर अब कुर्सी की सीट पर उसके जिस्म के दबाव का निशान ही बाकी है। कितना अच्छा गाता है वो। मुझे मगरिबी मौसीकी और शायरी से कुछ ऐसी दिलचस्पी तो नहीं है, मगर वो कमबख्त गाता ही कुछ इस तरह है कि मैं खो सा जाता हूँ। वो गाता रहा और मैं सोचता रहा, क्या फूल दरख्त के साए तले वाकई आज़ाद है? वो अब जा चुका है। जिन सुरों में वो गा रहा था वो अपनी गूंज खो चुके हैं, मगर अल्फाज से मैं अभी तक उलझा हुआ हूँ। फ्लावर अंडर ट्री इज़ फ्री। इससे एक बात ज़रूर साबित होती है कि अल्फाज की उम्र सुर से लंबी होती है। शाम जब वो मुझसे मिला खासा नशे में था। तालिब इल्मों के एक गिरोह ने दिन में उसे घेर लिया था। वो उसके मुल्क के गीत उससे सुनते रहे और शराब पिलाते रहे। मेरे कंधे पर अपना दायां हाथ रखते हुए उसने मुझे सारे दिन का किस्सा सुनाया और फिर कहने लगा, घर से जब निकला था तो मेरे जहन में ये फितूर था कि सारी दुनिया पैदल घूमकर अपना हमशक्ल तलाश करूंगा। 8 बरस होने को आए, मुझे दूसरों के हमशक्ल तो मिलते रहे, मगर अपना हमशक्ल अब तक न मिला। क्या कहीं तुम्हें कोई मेरा हमशक्ल मिला? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, सेकेंड ही न्यू ईयर में। उसने मेरी तरफ देखे बगैर और अपने जहन पर जोर दिए बगैर जवाब दिया। रात गए तक हम सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे। जब थक गए तो घर का रुख किया। वो कमरे में दाखिल हुआ, कुर्सी पर बैठा 2-1 मिनट इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसने एकदम अपना मखसूस गीत गाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, इस गीत में जो अल्फाज हैं उनके मानी क्या हैं? मानी कोई साथ नहीं देता, सिर्फ अल्फाज देते हैं। देते भी क्या हैं, बस अपने मानी की मुहर सब्त कर देते हैं और हम उनमें से अपने मानी तलाश करते हैं, उसने जवाब दिया। कुर्सी पर से उठते हुए उसने कमरे की बेतरतीबी का जायजा लिया और फिर अचानक बोल उठा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अच्छे खासे मामूली आदमी हो। मैं बौखला सा गया। बात दरअसल ये है, मैंने उसके करीब होते हुए कहा, हमारी बिल्डिंग की ऊपरी वाली मंजिल में एक विष्णु बाबू रहते हैं। वो इस बिल्डिंग के मालिक भी हैं। हम सब उनके किराएदार हैं। बहुत साल पहले जब वो बिल्कुल मामूली आदमी थे तो उन्होंने एक लड़की से शादी की थी जिसका नाम सरस्वती है। फिर अचानक विष्णु बाबू एक मालदार औरत लक्ष्मी से टकरा गए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लक्ष्मी से अपना दूसरा ब्याह रचा लिया। अब लक्ष्मी और विष्णु दोनों आराम से जिंदगी बसर करते हैं और बेचारी सरस्वती रात रात भर सीढ़ियों में बैठी रोती रहती है। इसी हंगामे की वजह से मैं अभी तय नहीं कर पाया कि मुझे किसी सरस्वती से शादी करनी चाहिए या किसी लक्ष्मी से। उसने मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों के सुर्ख डोरे उसके चेहरे को खौफनाक बना रहे थे। फिर उसने एकदम से गुड नाइट कहा और तेजी से सीढ़ियां उतर गया। अपनी इसी तरह की हरकतों और बातों की वजह से वो कभी कभी मुझे गोश्त पोस्त के आदमी के बजाय कोई ख्याल लगता है जो समुंदर पार से यहाँ आ गया हो। जिस इमारत के एक कमरे में मैं रहता हूँ उसके सब कमरों की दीवारें कहीं कहीं जैसे तैसे एक दूसरे से मुश्तरिक हैं, जिसकी वजह से एक कमरे के अंदर की आवाज़ या खामोशी दूसरे कमरे में मुंतकिल होती रहती है। मैं सोचता हूँ मेरी आवाज़ या खामोशी या फिर चंद लम्हे पहले कमरे में गूंजने वाली उसके गाने की आवाज़ भी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंची होगी। बाहर शायद रात ने सुबह की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया है। इर्द गिर्द के सब घरों की बत्तियां बुझ गई हैं। हर तरफ अंधेरा है और खामोशी दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता सब तरफ रेंगने जा रही है। मैं दरवाजे की चटखनी चढ़ाकर और मध्यम बत्ती जलाकर अपने बिस्तर पर लेट गया हूँ। मध्यम रोशनी में सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ अपना जिस्म मुझे कफन में लिपटी हुई लाश की तरह लगता है। तन्हाई, खामोशी और तारीकी में ऐसा ख्याल खौफजदा कर ही देता है, जैसे ख्वाब में बुलंदी से गिरते हुए आदमी का जिस्म और जहन सुन हो जाते हैं। ऐसी ही मेरी कैफियत है। धीरे धीरे मैं नीचे गिर रहा हूँ और फिर अचानक मुझे लगता है मैं अपने जिस्म में वापस आ गया हूँ। बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। शायद सरस्वती और लक्ष्मी में फिर झगड़ा हुआ है और सरस्वती के रोने की आवाज़ सीढ़ी सीढ़ी उतर कर नीचे मेरे कमरे के दरवाजे तक आ गई है। मगर ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है। मैं महसूस करता हूँ, ठीक है, पड़ोस वालों का बच्चा अचानक भूख की वजह से रोने लग गया होगा और उसकी माँ बदस्तूर नींद में बेखबर सो रही होगी, या फिर शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मर गई हो और बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा हो। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब होकर वाज़ेह होती जा रही है। फिर मुझे लगता है एक बच्चा मेरे ही पहलू में पड़ा रो रहा है और कफन में लिपटी हुई मेरी लाश में कोई हरकत नहीं हो रही है। अगर दरख्त तहजीब की अलामत है तो हम उसके साए में रोते हुए आज़ाद फूल हैं। मेरे जहन में अचानक उसके अल्फाज के मानी खिल उठे हैं जिनके सुर वो अपने साथ ले गया था। बच्चा बदस्तूर रो रहा है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ में दर्द और दुख की लहरें शामिल होती जा रही हैं।
जैसे उसे पता चल गया हो कि उसकी माँ मर गई है। मगर उसे ये किसने बताया होगा? उसके बाप ने। मगर वो तो बदस्तूर सो रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ में उसके बाप की आवाज़ अभी शामिल नहीं हुई। ये तो हर किसी को आप ही पता चल जाता है कि उसकी माँ मर गई है। मुझे भी पता चल गया था। बच्चे के रोने की आवाज़ मेरी आवाज़ से कितनी मिलती जुलती है। फिर उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। अच्छे खासे मामूली आदमी हूँ, मैं वाकई मामूली आदमी हूँ। हर सुबह अपने घर से तैयार होकर निकलता हूँ। दरवाज़ा बंद करते हुए हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहता हूँ। सूरज की तरफ मुंह करके दिन भर भागता रहता हूँ और रात होने पर अपने आप को घर के दरवाजे पर खड़ा पाता हूँ। सुबह सबसे पहले सारस की तरह उड़ता हुआ मैं उस इमारत तक जाता हूँ जहाँ एक औरत खूबसूरत कैबिन में गिलास टॉप की मेज़ पर अपनी सफ़ेद मरमरी बाहें फैलाए घूमने वाली कुर्सी पर बैठी रहती है। वो अपने सफ़ेद बालों को हर रोज़ रंग के खिजाब से रंग कराती है। मेज़ पर फैली हुई उसकी बाहें इस तरह लगती हैं जैसे किसी औरत की बिरहना टांगे हों। कैबिन के इर्द गिर्द से कई सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं उस कैबिन के शीशों में से अक्सर झांकता हूँ और सोचता हूँ, अगर वाकई वो अपनी नंगी टांगे मेज़ पर फैलाए हुए है तो। सीढ़ियाँ जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ दाहिने तरफ एक बड़ी सी अलमारी लगी हुई है, जिसमें छोटे छोटे बैंक के लॉकरों जैसे कई खाने बने हुए हैं, जिनमें हर आदमी अपनी ज़ाती चीज़ें रख सकता है। मगर मैं हर रोज़ अपनी ज़ात ही को उसमें बंद करके सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ और फिर शाम को जाते हुए दोबारा उसे निकाल लेता हूँ। बाहर थिएटर वालों की गाड़ी खड़ी रहती है। उसका ड्राइवर मुझे आँख के इशारे से बैठने के लिए कहता है और मैं शहर के जदीद तरीन थिएटर में पहुँचा दिया जाता हूँ, जिसका पिंडाल बिल्कुल सर्कस के पिंडाल जैसा है। मैं उस थिएटर में पिछले 18 बरस से एक ही रोल अदा कर रहा हूँ। स्टेज बिल्कुल वुस्त में है और मेरा पहला मेकअप उतार कर गुलिवर का मेकअप और लिबास पहना दिया जाता है। मुकालमे सब बैकग्राउंड से होते हैं। मुझे सिर्फ लिलीपुट वालों की मार खाने का किरदार अदा करना होता है। उनके नन्हे नन्हे सुइयों जैसे भाले मेरे जिस्म में चुभते हैं। उनकी कमानों से निकले हुए छोटे छोटे तीर मेरे जिस्म में पेवस्त हो जाते हैं। मेरे मसामों से खून की बूंदें पसीने की तरह निकलती हैं। मुझ में खूबी यही है कि मैं तकलीफ़ का इजहार नहीं करता, इसलिए इतने बरसों से ये सब चल रहा है। यहाँ से मुझे मिलता कुछ नहीं, ये तो महज हॉबी के तौर पर है। फिर जब शो ख़त्म हो जाता है तो मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटा कर एक बाथरूम में ले जाते हैं, जहाँ अल्कोहल से भरे हुए टब में मुझे डाल दिया जाता है। अल्कोहल मेरे ज़ख्मों में टीसें पैदा करती है। फिर एकदम खूनकी की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ जाती है और मैं ताज़ा दम होकर घर की तरफ बढ़ता हूँ। एक दिन अजीब तमाशा हुआ। जब उस इमारत के दरवाजे बंद होने का वक्त आया तब मैं पेशाब खाने में था। मेरे पीछे धप से दरवाज़ा बंद हुआ। मैं घबरा कर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। तब एक आदमी ने आकर दरवाज़ा खोला। मैं इस तसव्वुर से ही इस कदर घबरा गया था कि अगर मुझे सारी रात इस पेशाब खाने में बंद रहना पड़ता है तो मेरी क्या हालत होगी। घबराहट में चलते वक्त मैंने उस कैबिन की तरफ भी ध्यान न दिया कि आया वो औरत चली गई है या नहीं, और न उस लॉकर में रखी हुई अपनी ज़ात ही निकालने का ख्याल आया। बाहर थिएटर की गाड़ी का ड्राइवर हॉर्न पर हॉर्न बजाया जा रहा था। मैं भागता हुआ गाड़ी में बैठा और गाड़ी चल दी। मैं बहुत परेशान था कि आज अपनी ज़ात के बगैर मैं अपना रोल कैसे अदा कर पाऊँगा। मगर मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि उस दिन शो ख़त्म होने पर भीड़ अपनी कुर्सियों से उठकर मेरी तरफ लपकी और मेरी अदाकारी को इतना कुदरती बताया कि मैं खुद भी हैरान रह गया। तब से मैंने अपनी ज़ात को उस लॉकर ही में पड़ा रहने दिया है। हवा के एक झोंके ने खिड़की के पट को ज़ोर से पटक दिया है। मैं फिर अपने कमरे के माहौल की खुशबू महसूस करने लगा हूँ। सीढ़ियों पर बैठी हुई सरस्वती की सिसकियों की आवाज़, रोते हुए बच्चे की कर्बनाक आवाज़ में अब तक एक और आदमी की आवाज़ भी शामिल हो गई है। शायद बच्चे का बाप भी जाग गया है। वो अपनी बीवी की लाश और बिलखते हुए बच्चे को देखकर ज़ब्त नहीं कर सका। एक अच्छे पड़ोसी के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि उनके सुख दुख में हिस्सा बटाऊं, क्योंकि हम सब एक ही दरख्त के साए तले खिले हुए आज़ाद फूल हैं। मेरा जी चाहता है मैं अपने कमरे की चारों दीवारों में से एक एक ईंट उखाड़ कर इर्द गिर्द कमरे में झांक कर उन्हें सोते हुए या रोते हुए देखूं, क्योंकि दोनों ही हालतों में आदमी बेबसी की हालत में होता है। मगर मैं भी कितना कमीना आदमी हूँ। लोगों को बेबसी की हालत में देखने के शौक़ में सारे कमरों की दीवारें उखाड़ देना चाहता हूँ। मैंने फिर उठकर खुद को उनके कमरों में जाकर उनके रोने की वजह दरियाफ्त करने पर आमादा किया। रोने की आवाज़ें अब काफ़ी बुलंद हो चुकी थीं और उनकी वजह से कमरे में बंद रहना मुमकिन न था। मैंने वही कफन जैसी सफ़ेद चादर अपने गिर्द लपेटी और सियाह स्लीपर पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जूँ ही मैंने दरवाजे की चटखनी की तरफ हाथ बढ़ाया कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। सीढ़ियों में बैठकर रोने वाली सरस्वती, बिलक बिलक कर रोने वाला बच्चा,
मरी हुई औरत और उसका मजबूर खाविंद चारों बाहर खड़े थे। चारों ने बैक ज़बान मुझसे पूछा, क्या बात है, आप इतनी देर से रो रहे हैं? एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमने अपना फ़र्ज़ समझा कि